नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के द्वारा बिहार एसआई एवं कांस्टेबल की वैकेंसियाँ डिक्लेयर होने वाली हैं। लगभग 12,000 से के अप्रॉक्स पोस्ट आने वाली हैं और ये न्यूज़पेपर में भी आ गया था। तो बिहार में जैसा कि आपको पता है पैटर्न है कि पुलिस की अभी पिछला रिजल्ट भी आ चुका है कांस्टेबल का और नई वैकेंसियों के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते समय वो विभिन्न एग्जाम्स में फोकस विभिन्न सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी और सारी चीज़ें। जहाँ डिफ़िकल्टी आती है वो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को मैं आपको बिहार एसआई एंड कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न होगा, हालांकि ये वीडियो जो मैं आज आप देख रहे हैं ये कांस्टेबल एसआई के लिए भी है, प्लस अगर आप बीपीएससी देते हैं यानी 66वीं बीपीएससी में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर 65वीं का मेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बराबर से उपयोगी है। या फिर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। तो आज मैं बेसिकली जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का पैटर्न क्या होता है, यानी मैं आपको इकोनॉमिक्स किस तरीके से पढ़ाता हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स का जहाँ तक सवाल है, कुछ पेट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन है, वो पूछ लिए जाते हैं आप में, जैसे कि नेशनल इनकम क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, आरबीआई का गठन कब किया गया था, वगैरह वगैरह इसी प्रकार के प्रश्न। ठीक है, जैसे अभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है आपका एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीएसईपी के द्वारा, हाँ, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर और बात करें तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपका क्वेश्चन आता है। तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिस्क्राइब करूंगा आपको। हालांकि आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो करूंगा वो बहुत कंक्रीट होगा, यानी आपको एकदम कम में बहुत अच्छा दूंगा, ताकि उससे रिलेटेड वीडियोस जो है आपकी जो आप देखेंगे उससे कम जो है उस समय में आप ये सब काम कर सकें। तो आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो इकोनॉमी के सिलेबस की चर्चा करूंगा, यानी क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 25 से 30 दिनों में मैं बिल्कुल कंसाइज वे में आपको ये सारा का सारा मैटर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में जब भी आप जो है ये वीडियोस देखें तो आपको लाभ मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात होगी हमारी, तो वो होगी अर्थव्यवस्था एक परिचय, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थव्यवस्था के प्रकारों में अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया गया है। यानी ये जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा आपका अर्थव्यवस्था एक परिचय। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी डिफिनीशन के बारे में, टाइप्स के बारे में जानेंगे। सेकंड जो होगा चैप्टर वो होगा हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं उपयोग। देखिए, जो पहला डिवीज़न था वो इकोनॉमिक्स का डिवीज़न था, और जो ये सेकंड चैप्टर में डिवीज़न है ये इकोनॉमी का डिवीज़न है। देखिए, हमें बेसिकली इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए, सेकंड चैप्टर अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं उपयोग, उसमें भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर से संबंधित सवाल छोटे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई किताब का क्या नाम था, वो उन्होंने ये किताब कब लिखी थी, इससे संबंधित सवाल। वहीं अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसके जनक के नाम भी पूछा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इन सारी चीज़ों की चर्चा जब हम चैप्टर्स की चर्चा करेंगे तब करेंगे। चलिए, एक सवाल, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और पढ़ते हैं आप, तो एक सवाल आपके सामने जहन में और आता है, कौन सा, तो वो आता है कि जब ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं संसार में विद्यमान थी तो फिर तीसरी प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो ये होगी हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था 1932। इसको दिया किसने, कीन्स नाम के एक अर्थशास्त्री थे। क्या, कीन्स नाम था उनका। ठीक है, KY
ठीक है, इनका नाम कीन्स था। तो ये है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, ये सेकंड चैप्टर था हमारा। अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा एंड बैंकिंग। उसमें भी कौन कौन सा, आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, मनी मार्केट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड एटसेट्रा। अब इन शब्दों से तो आप परिचित होंगे। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ, मुद्रा स्फीति और मुद्रा अस्फीति। आरबीआई, इसकी स्थापना, इसके कार्य, आरबीआई जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें कितने सदस्य होते हैं, कहाँ कहाँ इसके मुख्यालय हैं, मेनली पुराने समय में इसका क्या इतिहास रहा है जब इसकी स्थापना हुई, वर्तमान में आरबीआई और सरकार के बीच क्या मतभेद चल रहे हैं। आपको पता है कि अभी हाल ही में आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद देखने को मिला था। तो वो सारी चीज़ों की चर्चा मैं आपसे यहाँ इस चैप्टर में करूँगा। वहीं अगर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, 1969। हमें सब लोगों को पता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार में आप क्या क्या देखेंगे, पूंजी बाजार में आप देखेंगे कि जो है सबसे पहले देखिए कि मनी मार्केट और पूंजी मार्केट में अंतर क्या होता है। मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। तो मनी मार्केट में जो लेन देन होता है वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, यानी बहुत अल्प अवधि के लिए लोन का लेन देन होता है। जबकि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है दोस्तों, उसमें जो लेन देन होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसमें लेन देन 5 साल से लेकर के आपका 30 साल तक या इससे भी अधिक हो सकता है। तो वो होता है कैपिटल मार्केट। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से हम सभी लोग परिचित हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति यानी बाजार में अचानक जो है चीज़ों के दाम बढ़ जाना, मुद्रास्फीति, और बाजार में अचानक चीज़ों के दाम घट जाना, अस्फीति। आमतौर पे जब प्याज का दाम घटता बढ़ता है तो हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कंसाइज वे में आपको बताऊंगा। देखिए, मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न है वो आम यूट्यूबर के से अलग है थोड़ा सा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आपके सामने बहुत हंसी मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जैसा तो शब्द है नहीं, या फिर आपको हिंदी पढ़ाना है तो वो उसमें चल जाता है, इसमें नहीं चल पाता, और मैं वो कर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का वादा मैं करूंगा आपसे कि अगर मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं तो आपको कोई भी टीचर से आज जाके कंपेयर कर लीजिएगा और हमारा कंटेंट आपको बेस्ट ही लगेगा। चलिए बातें नहीं करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा। अब ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में लगा लीजिए, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय, ठीक है, एनएनआई, नेट नेशनल इनकम, ठीक है। आप यहीं से एक शब्द आता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। ये सब तो आपने सुना ही होगा। क्या इससे संबंधित सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर पूछे जाते हैं। संबंधित अवधारणा, ठीक है, कि नेशनल इनकम होती क्या है। सबसे पहले यहाँ जब चर्चा करने लगेंगे तो एक टर्म की चर्चा करेंगे, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसका फुल फॉर्म अगर हम डिफिनीशन पे जाते हैं तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन मूल्य को क्या बोल देंगे, हम बोलते हैं जीडीपी। तो इससे संबंधित सब जो भी प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनआई, एनएनपी, इन सारी चीज़ों की चर्चा, जितने भी आपने शब्द आज तक सुन रखे होंगे, वादा है मेरा कि आज के बाद आपको सब समझ आ जाएंगे। जब मेरे वीडियोस आप लगातार जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे, कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे तो आपको वहाँ से समझ आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो देखिए, ये कुछ संस्थाएं हैं जिनके नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ था, जीवीए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, नेक्स्ट एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई ये टर्म होता है, होल सेल्स प्राइस इंडेक्स एंड कैपिटल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई कंज्यूमर प्राइस, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। इसी के आधार पर आपकी क्या तय होती है, सरकार के द्वारा महंगाई की कैलकुलेशन किया जाता है, महंगाई, ठीक है। इसके द्वारा सरकार जो इसको टूल के रूप में इस्तेमाल करती है, किसके लिए, महंगाई के मापन के लिए। और ये सारे टर्म आपको पढ़ाऊंगा। CSO, NSSO राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसके द्वारा ही आपकी
नेशनल इनकम की गणना की जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है, अभी दोनों का मर्जर हो गया है, क्यों किया सरकार ने ऐसा, इन सारी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में हम आपको चर्चा करेंगे आपसे बजट और टैक्स सिस्टम की। बजट सभी को पता है कि आर्टिकल 112 यानी आर्टिकल 112 में डिफाइन है सरकार के द्वारा, संविधान में लिखा गया है कि आर्टिकल 112 में बजट की परिभाषा दी गई है, 114 में वित्त है, 110 में धन विधेयक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वहीं टैक्स सिस्टम में 3-4 प्रकार के टैक्स सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेंगे, रेग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। ये सारी चीज़ें यानी कहीं कहीं टैक्सेशन सिस्टम ऐसा देखने को मिलता है हमको, आय बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता जाता है। जैसे भारत में आमतौर पे विकासशील देशों में ऐसा ही होता है, लेकिन विकसित देशों में आय बढ़ने के साथ टैक्स घटता जाता है, ठीक है। और सरकार ऐसा करती क्यों है, तो आय में विषमता और ये सब कम करने के लिए टैक्स लगाती है, प्लस अपने खर्चों के लिए टैक्स लगाती है, जन कल्याण की सुविधाओं के लिए टैक्स लगाती है। तो वो सारा सिस्टम हम पढ़ेंगे। और इसमें जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कैसे होता है, और जब इसको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम इसमें सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट में जब देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन, ठीक है। विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड और भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्लस पढ़ेंगे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश, जिस पे अभी सबसे ज़्यादा फोकस होता है किसी भी कंट्री का, कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज करती हैं। विदेशी निवेश भी दोस्तों 2 प्रकार से प्राप्त होता है। कौन कौन सा, तो आपका FII और FDI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, किसी इसको इंस्टीट्यूशनल क्यों बोलते हैं और इसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। देखिए हम ये कह ही नहीं रहे कि हम चर्चा करेंगे, श्योर है, अब वादा है हमारा कि आज के बाद जब आप हमारे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको 100% कोई भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। बहुत बड़े बड़े चैनलों पे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी इकोनॉमिक्स आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होगी जैसा मैं पढ़ाने वाला हूँ। तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा रूड हो सकता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लग सकता है आपको, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि वर्सेस आर्थिक विकास यानी ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। आपने ये चैप्टर सुना होगा, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, अगर ठीक है। दोनों शब्द सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं कि ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट यानी वृद्धि, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को लेकर के एक डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग वर्सेस योजना आयोग। जब योजना आयोग था तो सरकार ने नीति आयोग क्यों बनाया, योजना आयोग बना क्यों था, कब बना था, किसके सरकार में बना था, ये सारी चीज़ नीति आयोग बना। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या, कौन इसका हेड होता है, कब कब बैठक होती है, क्या अंतर है योजना आयोग और नीति आयोग में। चैप्टर नंबर 8 भारत में योजनागत विकास। भारत में आज़ादी के बाद से भारत के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई। पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर बाद में बीच बीच में रोलिंग प्लान यानी 1 साल के प्लान भी लाए गए सरकारों द्वारा, ठीक है। कुछ सरकारों द्वारा नए नए एक्सपेरिमेंट भी किए गए, इम्प्लीमेंटेशन किए गए, किस में, योजना के लिए, ठीक है, प्लानिंग। तो वही चैप्टर है आपका भारत में योजनागत विकास। अब आपको पता ही है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं। पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं लाई जा रही हैं, 12वीं के बाद बंद हो गई हैं। अब क्या है, सरकार का लॉन्ग टर्म विजन होता है, ठीक है, यानी सरकार लंबे समय के फायदे को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बना रही है। जैसे सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट अभी नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित सवाल भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये जो आपने देखा ये कोर सेक्टर है इकोनॉमी का। अब देखिए सबसे बड़ी चीज जो इकोनॉमिक्स में होती है वो क्या है, उद्योग यानी इंडस्ट्री। उद्योग से संबंधित सवाल, उद्योग कितने प्रकार के, तो आपको पता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये उद्योगों के प्रकार हैं। प्राथमिक में कृषि संबंधित, द्वितीयक में
और तृतीयक में आपका सेवा संबंधित, वहीं द्वितीयक में विनिर्माण संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं। तो इन सब की चर्चा हम इंडस्ट्री वाले चैप्टर में करेंगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करेंगे, अभी भारत में चल रही है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। ये भी देखेंगे कि भारत में 4.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने में इतना टाइम क्यों लग गया, पहली औद्योगिक नीति क्या थी, दूसरी में क्या परिवर्तन हुए, तीसरी में किस प्रकार हम आगे बढ़े, और भारत में उद्योगों की क्या स्थिति है, अभी एमएसएमईज को लेकर के सरकार की क्या नीतियां हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा। नेक्स्ट चैप्टर है कृषि, एग्रीकल्चर। इन सब में एग्रीकल्चर आपका ऐसा चैप्टर है, छोटे एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनते हैं, बड़े एग्जाम्स में इसके डिस्क्रिप्टिव सवाल बनते हैं, जबकि छोटे एग्जाम में इसके फैक्चुअल सवाल बनते हैं। कृषि ऐसा क्षेत्र है, आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ अधिकांश जनसंख्या हमारी कृषि में लगी हुई है, और लार्जेस्ट सेक्टर है क्या, एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान दीजिएगा, वो कृषि है आपका। गांव, भारत गांवों का देश है, गांव में जुड़े लोग कृषि कर रहे हैं, और किसी भी आपदा विपदा के समय आपको देखने को मिलता है कि लोग अपनी नौकरियां छोड़ के गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं, कृषि पर एम्प्लॉयमेंट का जो दबाव है वो बढ़ता जाता है। इससे संबंधित और भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अगर पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम की बात करें या छोटे एग्ज़ाम्स की बात करें तो फसलों से संबंधित सवाल, फसल रोग से संबंधित सवाल, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। कृषि में ही चर्चा करेंगे एमएसपीज़ की, कि सरकार द्वारा कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई इसके लिए, एमएसपी के लिए, या फिर एमएसपी कौन जारी करता है, एमएसपी होता क्या है, इसी में चर्चा करेंगे। खरीद मूल्य क्या होता है, बोनस क्या होता है आपका, और आपकी ई ग्राम वाली जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, ई नैम की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मंडी की जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, वो सारी चीज़ों की चर्चा कृषि वाले सेक्टर में करेंगे। फिर सेवा क्षेत्र, आपका सेवा क्षेत्र में आपको पता है हॉस्पिटल्स, रेल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की चर्चा होगी। मेनली जब हम बजट कर रहे होंगे ना, तो इन सबसे फैक्चुअल सवाल आते हैं, यानी बजट से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं इन चैप्टर से उसमें पूछे जाते हैं। सरकार के द्वारा कौन सी नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं, इन सबसे संबंधित सवाल। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन नाम का चैप्टर, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी की। इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। आपको पता है एक अनएम्प्लॉयमेंट कर्व होता है, वो पूछ लिया जाता है, गरीबी से संबंधित सवाल, और बेरोजगारी और के प्रकार, उसका आकलन कैसे, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। तो सबसे बड़ा सवाल, हम आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेट ज़्यादा है, तो सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा रहे हैं, और गरीबी या बेरोजगारी होती क्या है, इसके पीछे छिपे कारण क्या हैं, इन सब की चर्चा। नेक्स्ट, विभिन्न वित्तीय संस्थाएं, इससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। घरेलू संस्थाओं और विदेशी संस्थाओं की बात करें तो LIC, GIC, UTI, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, FATF अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। FATF चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया हुआ है, और उससे बोला है कि अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO, UTI, ठीक है, GIC, LIC, इन सभी संस्थाओं की चर्चा, इनके गठन, इनके मुख्यालय कहाँ स्थित हैं, क्या कार्य है, भारत के संदर्भ में इनके दृष्टिकोण क्या हैं, इन सब की चर्चा। फिर देखिए इकोनॉमी में अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक आपका ऐसा पार्ट था जो कि कोर सेक्टर है, पहले से फिक्स है क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। अब मुख्यालय है इसका तो बदल जाता है, तो करंट का पार्ट होता है, लेकिन बेसिकली संस्थाओं के गठन से के पीछे जो उद्देश्य हैं वो बदलते नहीं। लेकिन यहाँ जब चर्चा करेंगे हम, वो चर्चा करेंगे समसामयिक मुद्दों की, जैसे बैंकों का NPA बढ़ता जा रहा है, क्यों, IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बैंकों का विलय सरकार क्यों कर रही है, वित्त मंत्रालय की नई नीतियाँ, समस्त नवीन आर्थिक गतिविधियाँ जो भी सरकार द्वारा ली जा रही हैं, और इत्यादि। यानी जो भी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, हम लोग उन सारे कदमों की चर्चा
करेंगे। नेक्स्ट अगर कुछ बच जाता है तो हम उसकी चर्चा अपने विविध वाले चैप्टर में करेंगे। ये तो हमारा था इकोनॉमी का कंप्लीट सिलेबस। अब आगे आने वाले दिनों में मैं होप सो नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सब्जेक्ट या चैप्टर समझ में आता है जिससे स्टार्ट करना चाहिए तो हम उस आपके चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और ये सिलेबस आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ आपको ये सिलेबस का PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। इसका PDF मिल जाएगा आपको, और ये सिलेबस कॉपी बना लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी में सिलेबस डिस्क्रीट तरीके से लिख लीजिए। और अगर आपके मन में और कोई शंका है तो हम कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ जो है कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होंगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरी है कहना कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही हमारी एनर्जी बढ़ती है, तो आप लोग से जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो होप सो कि शेयर भी कीजिए। और ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चैनल पे और सारी वीडियोस पड़ी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।